आप यहाँ पे आएंगे और मैं नहीं रहूँगा। जितेंद्र मेन कोर पर्सन जितेंद्र को बुला लेते हैं। पीछे का गेट आ जाइए, अब ज़्यादा भाव मत खाइए। बढ़िया अब हल्का आएगा ना। एक मिनट की रही इतना तो मसल लगा यार। अरे हिले जा रहे हैं, जल्दी करो भाई। ठीक गाड़ी गाड़ी आने दो ना। कैसे भाई साहब, ये आपकी बहुत बड़ाई करते हैं। अच्छा बात है सर, ठीक है सर। आइए आइए भैया, मनोज
वहाँ से नीचे जी, जी। 3D फोटो आएगी। It will look better in photograph. It will look 3D in photograph. सर नहीं ये सिंदूर की आनी चाहिए हमारी जितना पीछे से लेंगे उतनी अच्छी आएगी सर थैंक सर बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स में हाँ पीछे जाएंगे ना क्योंकि शैडो भी दिखेगी। हाँ देखिए लेडी पत्थर पे है बहुत सुंदर सर बहुत अच्छा हाँ यस यस इधर थैंक यू सर सर आगे जो आ रहे थे बढ़िया बता दिया आप लोगों ने एंड इसको आगे ले जाना आप लोगों के हाथ में है। Indeed, sir, our whole fraternity is amazed. कि being the newest college, how would we get the program? चलना शुरू किया सही चलो दिशा गलत दिशा में चले जाना अब नहीं जा सकते। एंड विद द हॉस्पिटल कमिंग इन whenever Very soon. so मतलब मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको इट इज एज गुड एज एम्स फॉर मी इफ यू आस्क मी नाउ इट इज कमिंग अप एंड बाकी आप चलाओगे यार बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग है आप लोग हैं आत्मा तो उसकी है ना आई वाज टेलिंग योर जो वर्कर है ना जो आपके जो घास वास काटते हैं मैंने कहा आप आत्मा हो यहाँ की इफ यू मेंटेन द हाइजीन राइटली इफ यू मेंटेन द ग्रास राइटली यू नो तो ये मुझे कहीं रिकॉर्ड मत करना है बाबूलाल दाहिया A very good morning, everyone. Today is one of the biggest day that the GMC Satna is witnessing, as we have with us stalwarts and veterans from different fields. I extend my welcome to Mr. Sunil Senani sir, and honor of our country, farmer and poet Padma Shri Mr. Babulal Dahiya sir. I would also like to welcome our special invitee, Mr. Rakesh Agrawal sir, President IMA, Dr. Alok Khanna sir, Secretary IMA, Mr. S.N. Prasad sir, Dr. S.P. Singh sir, retired Professor Community Medicine, Dr. Sudhir Singh of the departments, faculties and my dear students, to this fortunate, momentous visit and interaction of majestic flowers are the best way to express our gratitude. So, I request our respected Dean sir to take the honor to welcome our chief guest sir with floral bouquet. I take the honor to request Professor and Head Department of Pharmacology, Dr. Siddharth Banode sir, to welcome Padma Shri Mr. Babulal Dahiya sir. I am glad to call upon Professor and Head Department of Surgery, Dr. Anurag Jain sir. I request Professor and Head Department of Physiology Dr. Ramesh Sharma sir to welcome the pillar of our institute, respected Dean sir, with floral bouquet.
Thank you, sir. This proud institute is none other than our respected Dean Sir, Dr. S.P. Garg sir. His untiring efforts and constant progressive vision is an inspiration for all of us. So, I take this honor to request respected Dean Sir to please come on the dais and give brief outline of today's program. हमारी सेना के आदरणीय उच्च अधिकारीगण, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स, आज जीएमसी सतना परिवार के सौभाग्य का दिन है जब मात्र 3 वर्ष पुरानी हमारी संस्था को सेनाध्यक्ष जी जैसी विभूति को सुनने व स्वागत करने का सौभाग्य मिल रहा है। यह दिन निस्संदेह संस्था के इतिहास में स्वर्णाक्षरों हम अपनी महान सेना के सदैव ऋणी रहेंगे। एक सैनिक को वर्दी पहनकर जिस गौरव की अनुभूति होती है, वैसा ही एहसास एक चिकित्सक को व्हाइट कोट पहनकर होता है, जो हमारे न्यूली एडमिटेड बैच को मुख्य अतिथि द्वारा आज सौंपी जा रही है। भारतीय सेना का मोटो है सेवा परमो धर्म है, अर्थात सर्विस बिफोर सेल्फ, जो सिंबलाइज करता है सेवा, अपने देश व साथी सैनिकों के इंटरेस्ट की स्वयं की सुरक्षा एवं इंटरेस्ट से ऊपर रखने को। इसी प्रकार जब हम मेडिकल प्रोफेशन में प्रवेश करते हैं तो एक शपथ लेते हैं जिसका ओपनिंग स्टेटमेंट है, आई solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. The health and well-being of my patients will be my first consideration. I will maintain the utmost respect of human life. यह स्पष्ट है कि वस्तुतः हमारा ध्येय राष्ट्र सेवा ही है। डियर स्टूडेंट्स, इसको प्राप्त करने के लिए पहले हमें एक योग्य चिकित्सक बनना होगा और यह हो पाएगा हमारे टीचर्स और सीनियर्स पर एक साथ मंच पर एवं मंच के सामने उपस्थित समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सेनाध्यक्ष जी को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, sir. Sir's guidance is always needed to us. अभी तो सिंदूर सजा है, 16 सिंगार तो बाकी है। अभी तो सिंदूर सजा है, 16 सिंगार तो बाकी है। ये तो बस लहू की पहली बूंद थी, अभी तो पूरा संग्राम बाकी है। देशभक्ति की इन भावनाओं को दिल में रखे, सिर पर कफन बांधे हमारे जो जवान ऑपरेशन सिंदूर में लड़े, उनकी बहादुरी के किस्से तो हर भारतीयों की जुबान पर है। किसने सोचा था कि जिनके किस्से हर जुबान पर होंगे, उनसे रूबरू होने का मौका हमें आज मिलेगा। Yes, now I take the honor to invite legendary personality and man behind this Operation Sindoor, Thal Senaध्यक्ष Honorable General Upendra Dwivedi sir, to quench the thirst of motivation in our zealous students. श्री बाबूलाल दहिया जी पद्मश्री, डॉक्टर शशिधर प्रसाद गर्ग, डीन मेडिकल कॉलेज सतना, श्री सुनील सेनानी जी, डॉक्टर राकेश अग्रवाल प्रेसिडेंट आईएमए, डॉक्टर आलोक खन्ना सेक्रेटरी आईएमए यहाँ पर हैं। हाँ सॉरी, अभी तो आपसे मिला हूँ। एक्सटेंडेड फैकल्टी मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, एक्स स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। यहाँ पे मेरी इंग्लिश खत्म होती है क्योंकि जब मैंने अंदर की चॉइस पूछी कि किस भाषा में बोलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सबकी पहली मांग थी अगर आप हिंदी में बोले तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी हर जगह जहाँ जाता हूँ अंग्रेजी में ही बोलता रहता हूँ, सिर्फ यहीं आके थोड़ा सा मुझे शांति मिलती है क्योंकि हिंदी भाषा में बोलना पड़ता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो ये हुक्म है यहाँ पे आने का, और उसी हुक्म की बदौलत ही मैं सतना रीवा का भ्रमण कर रहा हूँ। और ये हुक्म गर्ग जी ने वाया यूरोप भेजा था मेरे पास, और ये आपको पता है डॉक्टर प्रमोद पाठक जी हैं, और उन्होंने मुझे, अभी आजकल वो यूरोप में विचरण कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ से मुझे खबर भेजी भी आपने तो ये यहाँ जाना ही
बोला मेरा यहाँ से क्या लेना देना है? बोला वो आप जानिए, बट आपने आना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे कि आपको पता है कि सतना से मेरा बहुत कुछ लेना देना है। यहाँ पर मेरे पिताजी सन 1943 में आए थे और सरवरिया बोर्डिंग में उन्होंने यहाँ पे दाखिला हासिल किया था। और जैसे आपको पता है वो मड़ी नामक गांव एक रीवा में है, वहाँ से आए थे। और उस समय परंतु बहुत भलमानस लोग यहाँ पे मिले जिन्होंने उनको हेल्प किया, सरवरिया बोर्डिंग में एडमिशन कराया, दिन में पढ़ते थे और शाम को ट्यूशन लेके पढ़ाते थे और किसी तरह उन्होंने। बट सबसे बड़ी चीज़ ये थी, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं है, तो सतना ने उनको हिम्मत बढ़ाई और हमेशा ऐसे अवसर प्राप्त कराए जिससे कि हम लोग आज जहाँ पर भी हैं वो हम उसको प्राप्त कर सकें। वो जैसे कि बाद में माइनिंग ऑफिसर बने, सतना में ही सेटल हुए। जब तक मैं ब्रिगेडियर था मेरा परमानेंट एड्रेस भी यहीं होता था। मेरे भाई बहन सब कुछ यहीं पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरे जो पूज हैं वो भी यहीं पर रहते हैं। तो सतना से मेरा बहुत कुछ लेना देना रहा है। जहाँ तक विंध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जो हमने सीखा है वो संस्कार, जीवन मूल्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना। क्योंकि इन जगहों पे आप देखेंगे समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। मे बी जो भी कारण हो, बट राष्ट्र प्रेम जो है इन जगहों पे किसी कारण से हमेशा ज़्यादा रहा है। और जो एक फौजी के प्रति एक हम जब सरहद पे हम सैनिक रहते हैं और किस तरह आप हमें सपोर्ट करते हैं और आपके दिलो दिमाग में हम रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपकी प्रेयर्स में अगर हम रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत होती है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ तो पढ़ाई भी की है, वो तो बात की बात है। मतलब मेडिकल कॉलेज तो मैं नहीं कर सका, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा समझने लायक हुआ तो डॉक्टरों से ऐसे घिरा, मैं अल्लाह कुछ भी करूंगा डॉक्टर नहीं बनूंगा। भतीजी डॉक्टर, मतलब मैं ऐसा घिर गया हूँ। जो मेरे ससुर जी भी हैं, आपको पता है डीन मेडिकल कॉलेज रीवा डॉक्टर टी एस त्रिपाठी रिटायर हुए थे। डॉक्टर पीसी द्विवेदी जी तो आप जानते हैं, वो भी डीन मेडिकल कॉलेज थे। मतलब डॉक्टर नहीं बनूंगा चाहे कुछ भी करूँ। तो उसके बाद फिर सैनिक स्कूल में दाखिला हुआ। सैनिक स्कूल में दाखिला हुआ तो फिर अपने आप कार्रवाई हुई। और लेकिन ये जब सैनिक स्कूल में था तो तभी मैं वहीं जाता था। और पता नहीं कहने की बात है कि नहीं, बट जब मेरी सिस्टर के पास मिलने जाता था तो उस टाइम बड़ा पतला सा होता था। तो उस टाइम वो बोन्स गिनने के लिए ना वो स्केलेटन कुछ कम पड़ जाते थे। तो मुझे बोला जाता था, बहुत ही नज़दीकी रहा है, संबंध रहा है। और उसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक वीर सपूत है जिसको हम नायक दीपक सिंह बोलते हैं, जो नर्सिंग असिस्टेंट थे। वो वीर चक्र थे और गलवान में उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। और वो तब तक जब तक उनकी सांस चलते चाहिए। भाई से भी और पूरी जनता के सामने मैंने उनका नाम लिया और उनको शुक्रगुजारी की कि आपने सपूत दिया है। और ये भी बताना चाहूँगा, उस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी धर्मपत्नी रेखा जी जो थी, उनसे मैं 2021 में मिला था जब वो वीर चक्र का पदक लेने आई थी पॉस्टुमस। और उन्होंने बोला, मैंने पूछा क्या करने जा रहे हैं? बोला फौज ज्वाइन करूँगी। मैंने आप फौज ज्वाइन करेंगे? बोला हाँ मैं करूँगी। और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने ट्रेनिंग की और उसके बाद फौज ज्वाइन की। और मैं जब नदन आर्मी कमांडर था उधमपुर में, तो वो मेरे अंडर में ही कार्यरत हुई। और वो जो हमारी कैप्टन रेखा हैं, वो उसके बाद हमारी धर्मपत्नी जब राष्ट्रपति महोदया से मिलने गई तो उनको स्पेशली लेह से बुलाया और उनको इंट्रोडक्शन कराने की राष्ट्रपति महोदया से। क्योंकि ऐसे बलवान जो परिवार है, जो इतना है, और उन्होंने पति खोने के बावजूद भी अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और वो भी इसलिए बहुत। तो जैसे मैंने आपको बताया, सफ़ेद कोट और मेरा संबंध बहुत ही गहन और गाढ़ा रहा है। 8 साल की उम्र में मैं यूजी हॉस्टल में पहुंच गया था सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए। तो सैनिक स्कूल की तैयारी अगर कुछ इधर उधर गड़बड़ भी करता था तो एक नहीं 10 जगह से झापड़ पड़ते थे, पता नहीं किसका पड़ गया। बट झापड़ किसी का नहीं पड़ा, बट सबने प्यार से समझाया कि क्यों आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्यों ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। और वो चीज़ काम आई और उसी के बदौलत में सैनिक स्कूल रीवा में सेलेक्ट हुआ। तो मेडिकल कॉलेज एक ऐसा संस्थान नहीं बट एक भावना है, और स्पेशली मेरे परिवार के इतिहास और वर्तमान का टूट हिस्सा है और मेरे जीवन की यात्रा का मौन सहभागी रहा है हमेशा। जहाँ तक स्टूडेंट्स जो मुझे मिले थे उस वक्त, वो एक लीडर्स के तौर पे मिले थे। रैगिंग तो आजकल तो कंट्रोल आ गई, उस टाइम क्या रैगिंग होती थी आप लोगों को पता ही, ठीक है। काउंसलर्स थे जो मुझे ज़िंदगी के बारे में, अभी भी इवन इंडियन आर्मी में भी डॉक्टर्स में सबसे ज़्यादा कौशल होता है सब। और उसमें एक सिख रेजिमेंट के किसी एक सोल्जर को पीछे ले जा रहे हैं और उसका हाथ उड़ गया है।
तो वो उससे पूछते हैं, ओ कके टाइम कितना है? तो वो बोलता है, वो मेरा हाथ दूसरे स्ट्रेचर में पड़ा है, घुमा के देख ले कितना टाइम है। तो ये जो चीज़ है उसे ठीक हालत में करके दे। और मैं चूंकि उधमपुर में रहा हूँ, आपको पता है वहाँ जम्मू कश्मीर में कितना टेररिज्म है, कितनी आतंकवादी है और कितने लाइन ऑफ कंट्रोल में फायर होता है। और जब भी मैं उधमपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में जाता था, कमांड हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे किसी भी हालत में पहुँचा हो मरीज, वो हमेशा इतनी अच्छी हालत में करके निकालते थे। उदाहरण के तौर पर एक विवेक कुमार द्विवेदी जी हैं, वो पायलट थे, उनको सेना मेडल भी मिला है। और जब हेलीकॉप्टर क्रैश होकर एक जगह गिरा था जम्मू कश्मीर में, तो लोग तो वहाँ डेड बॉडी उठाने गए थे उनकी, तो देखा ये इसमें तो हरकत हो रही है, उसको वहाँ से उठा के लाए और हम सब ने गिव अप कर दिया था। सिर्फ 2 लोगों ने बोला था आप चिंता मत कीजिए, उनकी धर्मपत्नी और सारे डॉक्टर्स जो वहाँ थे। और आज वो बिल्कुल चलती फिरती हालत में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, जो आशा एक कहना चाहिए जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, वो कम से कम 30 से 40% बढ़ता है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और चीजें मैंने वहां पे देखी कि सबसे पहली चीज इक्वालिटी, आप नो डिस्क्रिमिनेशन। और वहाँ मैं देखता था, चूँकि उस समय जब ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अपने 70, 71, 72, 73 की, तो उस समय हर घराने के लोग आते थे, फीस भरने को भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन चूँकि पूरा एक परिवार होता था, तो बाकी लोग इकट्ठे करके पैसे लाते थे, और गर्ग जी को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ थी, इस चीज़ को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिक्षक थे सैनिक स्कूल के, जिनके बच्चे को कैंसर हुआ था और तकरीबन हमें 27-28 लाख इकट्ठे करने थे। तो जो चीज़ वहाँ मैंने सीखी थी, उस चीज़ को मैंने जब स्कूल के अपने ग्रुप में सिखाया कि क्या हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, 30 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठे किए उसके ट्रीटमेंट के। तो ये चीज़ जहाँ तक साझा करने की काबिलियत है, तो मैंने तो खुद ही कई बार ग्रेज एनाटॉमी को अपने तकिया बनाया हुआ है। तो ये मैं देखता था, बड़ी महंगी महंगी किताबें होती थी, बट वो कैसे पास ऑन होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से। उसी प्रकार से आजकल तो प्लास्टिक बोन्स आ गई, उस टाइम जो फीमर और ये जितनी बोन्स होती थी, वो बोन्स भी मतलब कि आप बिल्कुल कभी कभी तो जैसे अब तकिया तो ज़्यादा होता नहीं, तो फीमर बोन्स को ही आप साथ में लेके सो जाते थे, ठीक है। लेकिन वो दिन थे कि वो पास ऑन होते थे, लोग साझा करते थे, चीज़ें आगे बढ़ाते जाते थे, टीम वर्क, न्यूनतम बात, मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी जिस तरह से आप सिंप्लिसिटी से रहते थे, वो बाकी के लिए उदाहरण होता था। बाकी रिस्क टेकिंग मैं आगे भी बात करूंगा इसके बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि चूंकि मैं डॉक्टरों से घिरा हुआ था, तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ करूं बट जो डॉक्टरों से सीखा उसी चीज़ पे लागू करें। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि जो आगे आने वाले दिन हैं वो कैसे आने वाले हैं, एक फौजी कैसे उसको देखता है। तो हम उसको वूका बोलते हैं। वूका मतलब होता है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी। अब आप बोलेंगे अंग्रेजी में बोला, लेकिन आपने बोला तो हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो वो भी कर देता हूँ। तो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, और एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्ट। मतलब कहने का कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं पता है। ट्रंप महोदय क्या कार्रवाई कर देंगे कुछ नहीं पता। आप लोगों को पता है कल क्या करने जाएंगे वो, उनको खुद नहीं पता। एक सैनिक को सरहद भी देखनी पड़ती, आतंकवाद का भी सामना करना पड़ता है, कोई प्राकृतिक अगर आपदा आती है तो उसको भी संभालना पड़ता है, हर जगह पहुंचना पड़ता है। साइबर जो एक नई फील्ड आई हुई है, स्पेस जो नई फील्ड आई हुई है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, जिसमें कि आप लोगों का बहुत महत्व होता है। और उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो अफवाहें फैलाते हैं, जो र्यूमर फैलाते हैं, इन चीज़ों में आप देखेंगे इन सब के दायरे में रह के हमको काम करना पड़ता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्राइसिस इन कमांड। तो आप सोचते होंगे फौजी करता क्या, फौजी यही सब करता है। हमें पूरे, आप किसी भी दायरे में देख लीजिए, किसी भी डोमेन में देख लीजिए, फौजी को हर डोमेन में हर उसमें कार्रवाई करनी पड़ती है। तो कुछ आप और हमें समानता क्या है? सबसे पहले तो नेचुरल लीडर। नेचुरल लीडर मतलब ये है कि जब अगर पेशेंट और उसका परिवार आपके पास आता है तो वो सिर्फ आप पे निर्भर करता है। जब आप बोलते हैं अगर ठीक हो जाएगा तो वो पूरे विश्वास के साथ जाके बाहर बैठ जाता है, सो जाता है, चाय पीता है या जो भी कार्रवाई करता है। उसी प्रकार से जब मैं बोलता हूं कि चिंता मत करो, आप कारगिल पे चढ़ाई करो, तो चाहे कितनी भी सामने से बुलेट आ रही होती हैं, वो बुलेट का सामना करते हुए फिर भी वो आगे चढ़ता जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। सर्विस बिफोर सेल्फ के बारे में तो आपने बताया ही।
एक अक्षय कुमार जी की मूवी है सोल्जर इज नेवर ऑन हॉलीडे। तो हम कभी छुट्टी नहीं समझते हैं क्या है। हमारे मोबाइल, चाहे फौजी मोबाइल जो हमारे सीक्रेट मोबाइल होते हैं जिसको हम संभव बोलते हैं, या हमारे जो सिविल मोबाइल हैं, जो टेलीफोन लाइन है, वो 24 घंटे चलते रहते हैं। अटेंड करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी है, बट वो चलते रहते हैं। आप बोलेंगे अटेंड क्यों ना करूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सहायक होते हैं जो मेरे को इतना मतलब कह रहे हैं आरामदायक ज़िंदगी बना देती है मेरे। जैसे हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए, कल साहब बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली सारे फ़ोन कॉल उठाते हैं, सब कुछ संभालते हैं। क्योंकि अगर मैं फ़ोन कॉल लेने लगूँ तो जो क्रिएटिव थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, 5 तरह के सोच विचार होते हैं। कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव आप समझते हैं। कॉग्निटिव को अगर सिंपल ढंग से समझाया जाए कि अगर कुत्ता भौंका तो अपने पेड़ चढ़ना है, कॉग्निटिव रहा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आपके पास इतने रिसोर्स हैं और उस रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरी थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग कि आपके पास रिसोर्स कम लेकिन काम उतना करना है। और ये जो है डॉक्टरों के पास मैंने देखा, क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि अगर मैं कल सवेरे तक का वेट करूँ या ऑपरेशन अभी करूँ, ये एक आपके बारे में हमें किम करता विमूढ़ रहते कब करना, क्योंकि हर के फायदे घाटे, रिस्क आपने लेना। तो जो रिस्क ज्यादा लेता है वो क्रिएटिव थिंकिंग का भागी होता है। उसके बाद सिस्टम थिंकिंग, जो सिस्टम को समझते हैं, और इमेजिनेटिव जो कि आप कोई ऐसी नई चीज ले आए जिसको कि किसी को पता नहीं था। जैसे स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाया था तो लोगों ने बोला क्या है बताया, कुछ नहीं चलेगा। बोला नहीं, मैंने बनाया है, ये जरूर चलेगा और मैं लोगों को बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना। और आज देखिए एप्पल लोग ज्यादा खरीदते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन। क्यों? क्योंकि अनुशासन आप देखेंगे हमारे लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तो दुश्मन आके निकल भी जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। और आप लोगों का क्या है कि अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो उसको जो डोज चाहिए या जो उसको ग्लूकोज बॉटल चेंज करना है वो अगर समय पर नहीं चेंज होगी तो अपनी और परेशानी है। तो पंक्चुअलिटी मैंने आपसे जरूरी है। कांस्टेंट लर्निंग एंड एवोल्यूशन, हर दिन आपका नई चीज सिखाता है। और ये मैंने देखा है कि डॉक्टर्स भी हर दिन नई चीज सीखते हैं। तो मेरे भाई साहब थे तो शुरू में उन्होंने जर्मनी जाके ट्रेनिंग की और उन्होंने कुछ सीखा, ये उस टाइम लेटेस्ट ट्रेनिंग थी। और जब मैं अभी जाता हूँ, एक ब्रिगेडियर संजय मिश्रा है हमारे वहाँ R&R में, जब वो बताते हैं तो आंखों के बारे में कुछ और ही चीज़ बताते हैं। बोले वो तो ट्रेनिंग बहुत पुरानी हो गई। तो हर चीज़ एक जो नई दिन में कुछ सीखने की तमन्ना होती है वो डॉक्टर में बसी होती है और हमने बसी होती है। क्यों? क्योंकि लड़ाई का जो पायदान है, या जो कहना चाहिए जो पैमाना है या मापदंड है या जो फ्रेमवर्क है, वो हर दिन बदली होता रहता है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले अगर अमेरिकन सिविल वॉर की बात कीजिए तो 75 मीटर दूर आपस में लड़ाई होती, लॉक के पीछे इधर बैठे होते थे, लकड़ी के पीछे इधर बैठे होते, फायर करते थे और दूसरी मारक क्षमता। तो लड़ाइयाँ ऐसे दूर की दूर चलती जा रही हैं, क्योंकि उसके कारण हमें एवॉल्व होना पड़ेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन सबके लिए लागू, आपके लिए लागू, हमारे लिए लागू। अगर ड्रोन का आप देखें, आजकल ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं हार्ट शिफ्ट करने के लिए, किडनी शिफ्ट करने के लिए, ये करने के लिए, लेकिन ड्रोन है तो आपको ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं। आप ड्रोन उठाइए, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। तो कहने का ये मतलब है जो नई टेक्नोलॉजी है वो हर के काम आती है। फोकस, एकाग्रता, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आधुनिक युद्ध के साथ सैद्धांतिक युद्ध हमने लड़ा। आधुनिक युद्ध टेक्नोलॉजी में आपको बता चुका हूँ, बट सैद्धांतिक क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसी संस्कृति का भाग है जो हमेशा धर्म युद्ध पे विश्वास रखता है। तो जब हमने टेररिस्ट टारगेट अटैक किए तो हमने ये भी यकीन किया कि वो हम ऐसे वक्त पे करें कि लोग वहाँ पे प्रेयर में ना बैठे, नमाज ना पढ़ें, और टेररिस्ट जब अपनी जगह आराम से बैठे हो एक जगह, उन्हीं को टारगेट करें, उनके परिवारजनों को ना टारगेट करें। किसी भी हमने कहना चाहिए ऐसे व्यक्ति पे, किसी सिविलियन पे हमने टारगेट नहीं किया। हमने तो मिलिट्री टारगेट तक फॉलोवर हैं, हम यही आगे करते रहेंगे। और इसमें पहली बार हुआ कि तीनों सेनाओं ने एक नाम रखा। ऑपरेशन कारगिल में आप देखें तो हमारा नाम ऑफ विजय था, आर्मी का, एयरफोर्स का सफ़ेद सागर था। बट इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुझे जब बात की मेरे से तो बताया आप इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखें। जब भी कोई माता, बहन या बेटी जब अपने मांग पर सिंदूर लगाती है तो उस प्रहरी को, उस सैनिक को जरूर अपनी दुआएं देती है, और जिससे हमारी शक्ति बढ़ती है। एक मूवी थी आप लोगों ने देखी होगी शाहरुख खान की, जिसका नाम था मैं हूं ना, पता नहीं कितनों को याद है। वो एक सैनिक और डॉक्टर दोनों के लिए, क्योंकि फौज में मैं डॉक्टर को बोलता हूं कि वो भगवान का दूसरा रूप, क्योंकि जिंदगी से दो ही लोग देते हैं, भगवान अपनी मर्जी से और डॉक्टर भगवान की मर्जी से परमिशन लेके जिंदगी जीता है। और ये तो हम हर हालत में देखते हैं कि जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जब भी ये चीज़ हुई है, हमारे यहाँ तो वहाँ तो हर रोज ये होता रहता है। और तकरीबन उसके बावजूद भी तकरीबन मैं काफ़ी लोगों को महीने में खोता हूँ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट से हुआ, कोई कुछ हुआ, ये हुआ, कोई दुश्मन की गोली से,
तो ये चीज़ चलती रही, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल सही टाइम पे पहुंच गया, जो गोल्डन आवर हम बोलते हैं 4 घंटे का, तो डॉक्टर्स मुझे हमेशा यकीन दिलाते हैं कि वो उसको जिंदा वापस आए। तो ये इसलिए मैं हमेशा आपको भगवान का दूसरा रूप बोलता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा, एक हमारे डॉक्टर साहब थे जो ग्लेशियर, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, वहाँ पे एक बार टेंट में आग लगी। भारतीय सरकार ने सेना मेडल से नवाजा था। तो अगर हम आगे बात करें तो ऑफ कोर्स फौज में बहुत लोग हैं जो विद्य क्षेत्र के हैं, जिन्होंने नाम कमाया है। आप लोगों को पता ही है, लेफ्टिनेंट वेद चतुर्वेदी जो DGMS आर्मी रहे हैं, उसी प्रकार से मेजर जनरल, और उनको एयर मार्शल भी बोला गया बाद में, दिलीप अग्रवाल जी जो मेरे ख्याल से ऑर्थोपेडिक्स के थे, रूमेटोलॉजी के वेद चतुर्वेदी, तो आज भी मेरे ख्याल से नंबर 1 नंबर 2 में गिने जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्मी में कैसे डॉक्टर्स को देखा जाता है। आर्मी में एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं बटालियन ऑफिसर, एक RMO होता है जिसको रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एक सुविधा मैनेजर होता है और एक रिलीजियस टीचर। ये 4 जो लोग हैं, इन चारों को पूरे जो सैनिक हैं बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, बड़े भरोसे के से देखते हैं। लेकिन CO साहब से तो बात कर नहीं सकते आप। CO साहब तो हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि एक ही कमांडिंग ऑफिसर है, उसने बाहर भी जाके काम करना है, ये भी करना है, रिकॉनेसेंस भी करना, लड़ाई की भी तैयारी करनी, सब कुछ करना है। तो आपके पास 3 लोग बचते हैं। तो जो हमारे रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर हैं, वही जो हैं आप देखेंगे उन 800 लोगों के लिए, और जो हमारे 23 से 25 जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए एक माध्यम बनते हैं कमांडिंग ऑफिसर उनके बीच में। साथ में वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलर का भी काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विभिन्न प्रकार की दुनिया देखी होती है। उन्होंने जगह जगह लोगों को देखा होता है कैसे होती है। कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में है तो उसके लिए भी उनके पास सोल्यूशन है, किसी को, जबकि वो उसकी रैंक होती है कैप्टन, जो CO और कैप्टन के बीच में कम से कम 3 रैंक का फासला। तो ये एक कार्रवाई होती है। जहां तक हम बात करें परिवारों के लिए हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, तो हमारी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर पुष्पा पांडे। मैं डॉक्टर पुष्पा पांडे में ही चलने देता हूँ, कभी नहीं बताता हूँ कि मेरी सिस्टर हैं, ठीक है। तो उन्होंने गर्भ संस्कार का एक अंदाज दिया जिसमें सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार में, आपको पता है हमारे परिवार सेपरेशन में रहते हैं, दूर रहते हैं, ये रहते हैं। गर्भ संस्कार वो वक्त है जो आपका शिशु आपके वह में उस टाइम पर है। वो उस समय जो आप चीज़ सोचते हैं, जो करते हैं, वो शिशु उस लेके जब पैदा होता है तो जिंदगी भर अपने साथ रहता है। अभिमन्यु, चक्रव्यूह, महाभारत, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो हमारे डॉक्टर्स ने एक नया बीड़ा उठाया हुआ है, और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जो बालक है छोटा सा, क्या वो सही सलामत है, ठीक है, या उसमें कोई ऐसी कमी पेशी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उसको जल्दी उस कमी पेशी को देख लेंगे तो उसको आप जरूर उसका कोई ना कोई हल निकाल पाएंगे। आशा स्कूल, जो हमारे स्पेशल एबिलिटी चिल्ड्रन होते हैं, जगह जगह पर आप देखेंगे हमारे डॉक्टर्स उसकी देख रेख करते हैं। सर्विंग और वेटरन्स की बात करें तो नई चीज़ों में टेलीमेडिसिन, यानी अगर सियाचिन में कोई बीमार हुआ है और तो डॉक्टर हर जगह पहुंच नहीं सकता है, पोस्टें हमारी 22,000 फीट पर हैं। 22,000 फीट पे आप देखेंगे ऑक्सीजन तो होती ही नहीं, यहाँ मात्र के बराबर होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से आप उतरेंगे कैसे, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश तो कभी होती नहीं, वहाँ बर्फ ही गिरती है, तो करीब 6 इंच गिरी, 8 इंच गिरी, करीब 6 फुट गिरी, ये गिरी, तो ऐसी जगहों पे आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो टेलीमेडिसिन का जो नया आयाम हुआ है उससे हम लोग को काफ़ी आराम हुआ है, और यही चीज़ हमने वेटरन्स के लिए भी लागू की है। उसी प्रकार से ट्रॉमा है R&R हॉस्पिटल में, और इसीलिए वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो बाकी लोग हैं, वहीं पे आके ट्रीटमेंट कराते हैं। कोई ऐसे कोई VIP जिसका अगर कोई सिक्योरिटी वाली कोई ऐसी इंजरी हुई तो वो भी वहीं पर आके कराते हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी भी है, देख रेख भी है, और सबसे लेटेस्ट मॉडर्न मशीन भी है। और मैं ये जरूर चाहूँगा कि जब भी आप लोगों में से कोई दिल्ली कभी जाते हैं घूमने तो जरूर जाइए R&R हॉस्पिटल विजिट कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज है, बाकी चीज़ कैसे हो रही है। अगर कोई परेशानी आती है तो मेरे यहाँ पे स्टाफ बैठे हुए हैं, और जो हमारे ब्रिगेडियर KK सिंह हैं वो भी सैनिक स्कूल युवा के पढ़े हुए हैं, तो आपको हमेशा इसके बारे में आगे गाइड करते रहेंगे। जहाँ तक एक्सपर्टीज़ की बात करें, एडवेंचर की बात करें, तो सुपर हाई एल्टीट्यूड, मैंने आपको बताया सुपर हाई एल्टीट्यूड जहाँ सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आता है, सफ़ेद कोट जैसे, वहाँ और कुछ नज़र आता ही नहीं है। उसी प्रकार से शिप्स में जहाँ पे आपको सिर्फ ब्लू ही ब्लू नज़र आता है, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है, या एयर बेसेस हैं या कॉम्बैट जोन जहाँ पे आपको सिर्फ गोलियाँ ही गोलियाँ नज़र आती हैं जो आपकी गोलियों से डिफरेंट होती हैं। और स्काई डाइव, जैसे कि आपको पता है बहुत लोग हैं, डॉक्टर बहुत हैं जो कि स्काई डाइविंग करते हैं। डीप सी डाइव में भी बहुत डॉक्टर्स जाते हैं, क्योंकि सबमरीन में जब जाना है तो डीप सी डाइव के लिए बहुत वॉलंटियर्स होते हैं। तो अगर आपको सियाचिन का टेस्ट चाहिए,
थार डेजर्ट का टेस्ट चाहिए या अंडमान जाना है, आप देखेंगे फौज एक ऐसा एक जरिया है जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इन जगहों का। तो अगर हम विकसित भारत की बात करें तो विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। युवा यहाँ पर हैं, महिला यहाँ पर हैं, किसान, आप में से बहुत लोग होंगे हमारे जैसे जो किसानों के संबंधी हैं, और गरीब, वो एक ऐसी चीज़ है, गरीब जो है ये मानसिक स्थिति है। तो इसके बारे में मैं तो यही बोलूँगा कि रोटी कपड़ा और मकान एक चीज़ है, बाकी चीज़ तो होती है। अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो फिर आपका अपना सोच विचार में गरीबी है, कार्रवाई में, या आपके जो आपको एक मटेरियलिस्टिक जो चाहिए उसमें गरीबी है। तो हम सब आप मिलकर अज्ञानता, भ्रष्टाचार और असमानता को अगर मिटा सकते हैं और विकसित भारत की तरफ बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में आप और हम बराबर के हकदार और हिस्सेदार, चाहे वर्दी का रंग हरा हो या सफ़ेद। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। धन्यवाद। जो डॉक्टर और सैनिक के बीच में समानता सर ने बताई है वो सचमुच बहुत बच्चों के लिए तो काफ़ी बच्चे हमारे लाभान्वित हुए हैं इस ज्ञान से, और विनयशीलता जो सर ने दिखाई है और जो सर का नॉलेज है हर फील्ड के बारे में, टेक्नोलॉजी से लेके, और जो हम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ डॉक्टर्स का क्या रोल हो सकता है, जो सर ने बताया, वो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट काफ़ी उससे मोटिवेट हुए हैं और काफ़ी उन्हें उसका फ़ायदा मिला है। Now we'll proceed towards the white coat ceremony. The white coat ceremony is an iconic ritual that emphasizes compassionate, collaborative, scientifically excellent care from the very first day of the training in healthcare professionals. This tradition was first established by Columbia University in 1993 as a way to highlight the importance. This is one of the most awaited moments for our newly joined first year students. So without any further delay, I would like to invite our first year student, Ms. Navya Dwivedi and Mr. Vyom Agrawal on dais. Request all the first year students to please stand up at their places. I request Chief Guest Sir to confer the white coat upon our first year students as a ritual of entry to the noble profession. थैंक्स सर। ऑल इंडिया में उसके बाद भी सपना इसने कहाँ रहने वाले? ये सपना में, इसके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, शायद इसीलिए इसने यहाँ पे चूज किया, बट सपना कोई। I request all first year students to embrace the white coat. थैंक्स सर। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। May you all embrace the values of compassion, integrity and service that it represents. कल ही पता चला कि
ये स्टूडेंट से कल ही बनाई थी, उसको ऐसा लगा था तो कोई दोस्त मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो चीफ को मोमेंटो डीन साहब को दे दें और स्कूल की तरफ आपके समक्ष ये एक आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का 3D मॉडल है जो कि हमारे देश के एयर डिफेंस का अभिन्न हिस्सा है और ऑफ सिंदूर में काफी कारगर साबित हुआ। ये प्रिसिजन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। Indeed, a matter of profound privilege to extend our heartfelt gratitude to Honorable Senadhyaksh Ji for gracing this occasion with his august presence and inspiring words of wisdom. Sir, your vision, discipline and unwavering commitment to the nation truly inspire us all. Being little informal, sir, I would like to say in this little span of this college, we have hosted the present CM and the previous CM and the Honorable Home Minister also. But this is the first time that we were little nervous. We were little nervous. And thanks to the army officers who made it little easy. Thank you, sir. Sir, as per the National Commission's emphasis, these days we focus on mentoring the MBBS students rather than merely teaching them. And we strive to organize such meaningful sessions on regular intervals. But as the officer in charge of the mentor-mentee program of this institute, I can sincerely say that we could not have wished a more valuable and motivating session than this. Thank you, sir. And sir, indeed, when we send a formal request, as you said, and when we sent a formal request and the date were decided from your good office, so we couldn't have wished for a better date also. आज देव प्रबोधनी एकादशी है और आप हमारे बीच हैं और आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। Taking little more liberty, हम मतलब अपने हर्ष खुशी उल्लास को छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपता कि आज थल और जल दोनों के सेना नायक जो हैं वो इस मध्य प्रदेश की माटी से हैं। Having you here among us is truly once indeed convey to our students being in charge of mentor-mentee program that when you reach the heights, when you reach the sky, we often forget our roots. I remember, sir, your oath-taking ceremony. PC Dwivedi sir was there. You touched his feet, and today also you did the same thing. This is a message for all of us to be rooted. Don't forget your roots. I express my sincere thanks to respected Dean sir for providing this wonderful opportunity, to all the officers who guided us in this organizing this program, and to our own organizing team for their dedicated efforts in making it happen. And finally, if there have been any unintentional lapses, we humbly tender our sincere apologies and request your kind indulgence. Chamasve aparadh. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now I request everyone to rise on their respective places for national anthem. Jai Hind. Chief of the Army Staff and Dean sir will leave the room, and we all will be seated here for.
आप अपने मोबाइल रख दीजिए, मैं बीच में खड़ा हो रहा हूँ। आ जाओ ऐसे खींचो, चलो भी जल्दी खींचो। सर आप आगे आ जाइए, आप आगे तुम लोग आगे आप लोग बैठ जाओ, चलो बैठ जाइए आप लोग, आगे पीछे वाले आगे पीछे वाले आगे बैठ जाइए। आगे आप थैंक यू। रेडी सर, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा बोल दीजिए। रेडी सर, थैंक सर, थैंक यू। अच्छा, तैयारी पूरी कर रखी है आपने? सर हाँ पूछो। सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर एज ए सिविलियन सर हमारी ऐसी क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है जिससे सर हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकें? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी जो होती है वो सिर्फ सरहद पर नहीं होती, हर फील्ड में आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी होती है, चाहे इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, कल्चरल सिक्योरिटी। तो अगर आप किसी भी विकसित भारत के किसी भी लाइन ऑफ एफर्ट में काम करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये है कि आज का जो युद्ध है वो युद्ध से बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाता। आप देखेंगे साइबर है, स्पेस है, कॉग्निटिव वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, तो वो हर घर में हर जगह लड़ा जा रहा है। आतंकवाद को आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि कैसे समाज को विभाजित किया जा रहा है। तो जो भी ऐसी चीज़ हैं जो समाज को अलग करती है या खतरे पैदा करती है, उसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप एक खुद सैनिक बन गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक सोल्जर अपनी ड्यूटी और अपने इमोशंस को, अपनी फैमिली को बैलेंस करके कैसे चलता है? बहुत सही बोला, ये तो मैंने डॉक्टर से सीखा, वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, देखिए आपका जो जुनून है ज़िंदगी में, अगर आप उसको अपना काम बनाएंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आप वर्क एंजॉय करते हैं। ठीक है, और फिर आप वर्क को एज ए रूटीन नहीं देखते, आप देखते हैं कि इसमें क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे इसको बढ़ावा दे सकता हूँ। तो जब आप उस पर इंजॉयमेंट करते हैं तो जब घर आते हैं तो आप घर में क्या होते हैं कि आप थके होते हैं? नहीं, क्योंकि आप ऊर्जा से भरे, उमंग से भरे हुए हैं। क्योंकि जब आप वहाँ गए तो आपको चूँकि जुनून जो आपका था, जो आपका पैशन था, आपने उस पर काम किया, तो घर में भी खुशहाली मिलती है। जब घर में भी खुशहाली मिलती है तो अदरवाइज़ क्या होता है, कोई थका हारा जो आता है बोलता मुझे 1 घंटे भी डिस्टर्ब मत करना, पहले थोड़ा ये कर लूँ वो कर लूँ, बाकी फिर तब तक वो धर्मपत्नी जी बोलती हैं या पति जी बोलते हैं टाइम हो गया खाने का, फिर बोलते हैं सोने का टाइम हो गया। लेकिन जब आप एनर्जी से भरे हुए आते हो वर्क प्लेस से, तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट एट होम ऑल्सो यू विल गेट अ पॉजिटिव स्टोरी, एंड आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। आप घर में अगर अपने बच्चे की पिटाई करोगे तो माँ तो गुस्सा करेगी, ठीक है, बच्चा भी रूठ के चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको गोदी में ऐसे उठाओगे और प्यार से खिलखिलाओगे तो बट नेचुरल है वो आपको वही रिटर्न करेगा, घर में खुशहाली आएगी। तो सब आपके ऊपर है, आपकी मानसिकता। और क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि एक लीडर में होनी चाहिए, खासकर आज के युग में? बेटा सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको हमेशा ये समझना है कि जो भी आप हैं वो कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है हर दिन आपने कुछ ना सीखना है और आगे बढ़ना है। और सिखाने के लिए आपको चींटी भी सिखा सकती है और एक बंदूक भी सिखा सकती है। आपने हर में पॉजिटिव तो आशावादी होना जरूरी है, खुद को हमेशा एक सीखने की तमन्ना रखना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो होती है कि अगर आप मिनिमलिस्ट हैं तो अगर आपके पास खाने को सिर्फ 1 रोटी है तो आप क्या करेंगे, आधी रोटी अपने साथी को देंगे। तो जो टीम वर्क है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ सिवाय उसके, जब बोला जाता है कि एयर होस्टेस क्या करती, सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाती, फिर दूसरों को हेल्प करती है, तो ये है। तो मतलब जितना आपको निहायत ज़रूरी है, उसके अलावा अगर आप सबसे बांटेंगे, ये करेंगे तो आप एक टीम वर्क में सबसे आगे हैं। ये 3-4 बातें थोड़ा दो चले बैकग्राउंड तो जरूर आए। ओके सर।
हो गया, थैंक यू। आज का दिन आ गया, बस हमें तो आप लोग का प्यार है यहाँ तक खींच रहे हैं। ये सब फैकल्टी से शेयर हो जाएगा। And we always ask what will you become when you become young? क्या आर्मी में जाऊँगा। मैं सिर्फ फोटोग्राफ कर रहा हूँ अभी। जी सर, सर्वज्ञ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये हमारे तो आप सब एक साथ जो रह गए हैं, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। एक रुकिए। बोलिए भारत माता की। आ जाइए ना आप लोग पीछे से भाई साहब, थोड़ा सा नीचे सामने देखिए सभी लोग। बहुत लॉन्ग हो गया, थोड़ा सा नजदीक आएंगे ना तो ठीक हो जाएगा, तो नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक ठीक हाँ तुम छोड़ के ये थोड़ा पीछे सामने ऑपरेशन सिंदूर भी लिखा हुआ आना चाहिए। खड़े रहिए, सामने एक बच्चे भी आ जाते हैं और आप सेंटर में आइए। मैम आप सेंटर में आ जाइए जी। सर यहाँ बीच में मैम ऐसे जी हाँ ठीक और पीछे रुकिए एक सेकंड।
जी